जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स से आए हुए यूपीएससी और इम्पॉर्टेंट जो सवाल जो स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं उनसे सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके 60 टू 70 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन सभी सवालों को करेंगे। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, टोटल 7 पार्ट में कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स हमने डिटेल के साथ पढ़ा है लक्ष्मीकांत बुक से, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए ये सवाल स्टेट पीएससी का है, लेकिन अभी बेसिक सवाल करेंगे, फिर धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा और सिविल सर्विसेज से लेकर सीडीएस एनडीए के खूब सारे सवाल करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्विलिटी यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने बात की स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की, जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 कवर्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। उसके बाद आती है बात संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, जो आर्टिकल 32 टू 35 देखने को मिलेंगे। तो हमसे पूछा गया है कौन सा फंडामेंटल राइट इनमें से नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास राइट टू इक्विलिटी, तो हमने अभी बात की राइट टू इक्विलिटी की, समानता के अधिकार की, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 है। दूसरे में कहा जा रहा है राइट टू प्रोटेस्ट, तो ये हमने नहीं देखा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिले। तीसरा देखिए कहा जा रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अभी हमने इस पर बात की, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिलेंगे। और चौथा कहा जा रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये भी हमें पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। आई नो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ से आगे टफ क्वेश्चन भी आते जाएंगे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2 बार पूछा गया है, 2005 में और 2010 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, पर ये फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड था, तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स पर रेजोल्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था कांग्रेस के कराची सेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। तो देखिए 1931 में कराची सेशन हुआ और इसमें चेयरमैन थे सरदार पटेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चेयरमैन थे। और यहाँ ये जो रेजोल्यूशन हुआ फंडामेंटल राइट्स पर, ये ड्राफ्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। ध्यान से समझ लिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट के रेजोल्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया, ना कि ये पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के उस टाइम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट पूछा जाता 1931 में, तो क्या आंसर होता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए CAPF 2021 का है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। तो आपको ऑप्शंस में से पहचानना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास राइट टू इक्विलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, या राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो हमें पता है राइट टू इक्विलिटी आर्टिकल 14 में है, राइट समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो इस पर भी हमने बात की है कि ये सारी चीज़ें ट्रेड एंड बिजनेस और बाकी चीज़ों को कैरी करने की आज़ादी आर्टिकल 19 के अंदर कवर्ड है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ये चीज़ आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट के रूप में दी गई है कि किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी तरह के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है, पूछा गया है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो A, B और D एलिमिनेट हो गए। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो इनिशियली हमारा संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, बट जैसा कि हमने बात की ये जो आर्टिकल 31 था इसे ओमिट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। और अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट। तो इस पर हमने बात की 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट के रूप में कब इंक्लूड किया गया, जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये चीज़ आर्टिकल 21A के तहत देखने को मिलेगी कि स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ी गई है। ईयर भी ध्यान रखना है, अमेंडमेंट भी ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 86th।
तो देखिए बहुत बार ये एज ब्रैकेट पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 to 14, 14 आपको ध्यान रखना है क्योंकि 6 to 14 तक के एज के चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन किया गया है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 86th है तो 8 + 6 कितना होता है 14, राइट। तो ऐसे करके आपको याद रह जाएगा कि अच्छा 86th अमेंडमेंट यानी 8 + 6 14 यानी 14 ईयर्स तक के एज को, 6 to 14 ईयर्स तक के एज को इस तरीके का फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किस आर्टिकल के तहत कोई भी भारत का नागरिक डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वोलेशन होता है तो। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 32, 35, 14 या फिर 9th शेड्यूल। देखिए आर्टिकल 32 इसके तहत हमने बात की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की भी शक्ति है आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है और वो हमने ऑलरेडी उस पर हमने अलग से वीडियो में बात की है। जितने भी रिट्स के ऊपर सवाल आए हैं उन सभी सवालों को डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों के लिए ही अवेलेबल है, यानी एलियन सिटीजन यानी दूसरे देश के लोगों के लिए, नॉन सिटीजन के लिए ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। तो हमने बात की थी कि जो 5 फंडामेंटल राइट्स के तहत, 5 आर्टिकल्स के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल है जो बस इंडिया के सिटीजन्स के लिए हैं। इसके अलावा सभी आर्टिकल्स बाकी सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा कर दिया है इन्होंने ऑप्शंस में आर्टिकल मेंशन करके। तो 14, 21, 25 तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो अन्य नागरिकों को भी है, बट प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये केवल इंडियन सिटीजन तक ही कन्फाइंड है। क्योंकि हमने बात की जैसा 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 हैं इनमें केवल इंडियन सिटीजन के लिए ये प्रोविजन है। तो आंसर क्या होगा फिर इसका? ऑप्शन डी। तो इसकी बात हमने फर्स्ट लेक्चर में ही की थी कि आर्टिकल 15, 16 ये चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। 19, 29 और 30 यही केवल जो 5 फंडामेंटल राइट हैं ये इंडियन सिटीजन के लिए कन्फाइंड है, बाकी तो नॉन सिटीजन के लिए भी हैं। तो ये चीज़ देखिए बहुत बार पूछते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए जब आपको आर्टिकल्स पता होगा, अभी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो देखेंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का बस पैटर्न बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का सवाल है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहले में कहा जा रहा है राइट टू एजुकेशन, तो हमें पता है राइट टू एजुकेशन है, राइट आर्टिकल 21A के तहत राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, तो लास्ट के लेक्चर में ही हमने इसकी बात की है, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट टू बी कॉन्फर्ड विथ टाइटल या राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो देखिए जब हमने बात की कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की लास्ट के लेक्चर में, तो उसी टाइम पे हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, इन चीज़ों को प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ऐसी मूल अधिकार की शक्ति है। और दूसरे में हमने बात की राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत। लेकिन हमने आर्टिकल 18 के तहत बात की थी कि अबोलिशन हो चुका है किनका? टाइटल्स का। हालांकि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अवेलेबल हैं, बट नॉर्मल जो टाइटल्स हैं जैसे जो अलग अलग तरीके के राजाओं के द्वारा यूज किए जाते थे, राजकुमारी, राजकुमार, महाराज, धीराज, इस तरह के जो टाइटल्स यूज किए जाते थे ये टाइटल्स अबोलिश कर दिए गए हैं, राइट। तो इसके अलावा आप आर्टिकल 18 के तहत मिलिट्री और एकेडमिक्स देखने को मिलेंगे, ये पर्टिकुलर चीज़ अबोलिश नहीं की गई है टाइटल्स के रूप में। देखिए अगर आप इन चीज़ों को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो राज्यसभा टीवी, जिसका पहले नाम था अभी तो संसद टीवी है, यूट्यूब के अंदर ही संविधान एपिसोड है, उससे आप काफ़ी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। उनमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें दिखाई गई हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखें तो राइट टू एजुकेशन बिल्कुल है, राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज बिल्कुल है आर्टिकल 30 के तहत। उसके बाद अगला कहा जा रहा है राइट टू कॉन्फर्ड विद टाइटल, ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और चौथे में कहा जा रहा है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत। तो हमारा आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर जब हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की तो काफ़ी डिटेल में हम लोग अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक उद्भव हुआ, अलग अलग जो जजमेंट्स आए और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कैसे इवॉल्व हुआ। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो कमोबेश आप पूरी जो हमारा संविधान का मूल ढांचे से लेकर के हमारे संविधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स का डॉक्ट्राइन है कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल
आर्टिकल 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, आम भाषा में कहें तो एडिट या अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये पर्टिकुलर चीज़ किस सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में प्रोपाउंड की गई? ऑप्शन है मेरे पास गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, दूसरे में कहा जा रहा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तीसरे में कहा जा रहा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और चौथे में मेनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन 3 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए केशवानंद भारती में तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि अगर पार्लियामेंट चाहे यानी संसद चाहे तो संविधान के किसी भी पार्ट में इनफैक्ट मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि कौन सी बात बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं है? तो जैसा कि हमने बात की आर्टिकल कौन कौन से 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन को है। बाकी ये जो 5 फंडामेंटल राइट है ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है और वो फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इक्विलिटी बिफोर लॉ। तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो रूल ऑफ लॉ की हमने बात की थी कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ के तहत 2 फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली 2 टाइप्स आप कह लें या 2 अलग अलग तरीके के। पहला इक्विलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें आर्टिकल 14 के तहत कवर्ड है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस, हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी इस पर कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इवॉल्व है और ये अमेरिकन। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच डिफरेंस को भी समझा था। तो ये बिल्कुल क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत है तो ये फॉरेनर्स के लिए भी हैं क्योंकि केवल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 है यही फॉरेनर्स को नहीं दिए गए, बाकी सभी हैं। तो इस तरीके से तो ये है, हमारे आंसर में ये नहीं आएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत फोकस करना है, राइट, अदरवाइज फिर आप गलत आंसर लगा सकते हैं। तो फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं, पहले आर्टिकल्स लिख लेते हैं। तो ये तो आर्टिकल 14 के तहत है और ये आर्टिकल 19 के तहत स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये चीज़ आर्टिकल 21 के तहत देखने को मिलेगी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 to 28। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट, क्योंकि ये चीज़ फॉरेनर्स को नहीं दी गई है, बाकी सभी राइट्स फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मतलब एक ही पैटर्न पे बार बार अलग अलग तरीके के घुमा घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया? तो अभी हमने बात की इसकी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसी के तहत बात की गई राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कौन सी अथॉरिटी ऑथोराइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स पर? तो हमने लास्ट के लेक्चर में ही बात की, केवल पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 35 के तहत भी हमने बात की थी कि जो लॉज बनाने से संबंधित पावर है या फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी प्रोविज़न को इफेक्ट में लाने की पावर है, तो ये केवल पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो इसका आंसर क्या है फिर? पार्लियामेंट। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे कहा गया? आत्मा, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या प्रियम्बल? देखिए इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के तहत। इस पर हमने डिटेल से बात भी की है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। तो इतना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिकॉज अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने तक की पावर देता है आर्टिकल 32। सो इट इज क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन के लिए ही है, बिलोंग ओनली टू द सिटीजन? ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 19, 21, 15, 16। ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस तो ये नीचे हैं। देखिए आर्टिकल 19 जैसा कि अभी हमने बात की, दोबारा वही लॉजिक अप्लाई करते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है ओनली इंडियन सिटीजन, यानी हमारे आंसर में 15, 16, 19, 29 और 30 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखिए 19 है यानी ये इंक्लूड होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 21 वाला जो फंडामेंटल राइट है जो कि लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात करता है, ये चीज़ नॉन सिटीजन को भी दी गई है, लेकिन हमसे तो ओनली सिटीजन्स पूछा गया है। तो हमारे आंसर में 1, 3 और 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4।
तो जैसा कि मैंने कहा, अगेन वही सवाल रिपीट कर गया, बस पैटर्न बदल दिया है। और ये CDS का क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा राइट टू प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो हमने इसकी बात की, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, अंडर पार्ट 12 12वें भाग में है, अंडर आर्टिकल 300। पहले ये फंडामेंटल राइट 31 में थी, बट यहाँ से इसे हटा दिया गया और एक लीगल राइट की श्रेणी में डाल दिया गया। पहले तो ये फंडामेंटल राइट थी, तो एक ये लीगल राइट है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। 300A के तहत ए लगाना ज़रूरी है, ओके। और ABCD कैसे आती है, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से 44th अमेंडमेंट के द्वारा, और अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2021 का है। पूछा जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या है इंडिया में वर्तमान में। पहले में कहा जा रहा है कि लीगल राइट है जो कि केवल सिटीजन्स को दिया गया है, लीगल राइट है जो कि हर पर्सन को अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट है जो कि सिटीजन्स को अवेलेबल है, ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है। तो सबसे पहले C और D को हटाएंगे क्योंकि लीगल राइट तो है, ठीक है। इस चीज़ की भी हमने बात की, ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में। और तो ये कहा जा रहा है कि सिटीजन्स को केवल अवेलेबल है या किसी भी पर्सन को। तो देख लेते हैं सिटीजन्स को कौन कौन से आर्टिकल अवेलेबल हैं, बताइए। 15, 16, 19, 29 और 30। तो क्या हमारा ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या इन 5 आर्टिकल्स के अंदर फॉल करता है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो 300A के तहत फॉल करता है। क्योंकि देखिए, हमने अभी बात की केवल सिटीजन के लिए केवल 5 ही फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन को नहीं दिए गए हैं, राइट। 15, 16, 19, 29 और 30, इसके अलावा तो सभी हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? अवेलेबल टू एनी पर्सन, ऑप्शन बी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तो हमने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसा कि हमने बात की 60 to 70 क्वेश्चंस। उन सभी क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।